देखिए इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज आप लोग को बताई जा चुकी है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, प्रॉब्लम्स पूछते भी आप, अच्छी बात है। आगे देखो इसमें बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अभी बताने जा रहा हूँ सम ऑफ लिमिट के बारे में। बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है, आपने देखा हुआ है कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका मतलब होता है एरिया निकालना। अब ए से बी अगर एफ एक्स डी एक्स दिया गया है, ये अगर दिया गया है तो ये आप सारे बच्चों को पता है कि ये ए हो गया एक पॉइंट, दिस वन इज बी। एक्स के रिस्पेक्ट में एफ एक्स जो है वह एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू बी के बीच में जो एरिया बताता है, यही होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। एरिया में और इसमें डिफरेंस आपको पता है कि ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और एरिया की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा प्लस में होता है। ये चीज़ें आपको पता है। देखो मैं इसका थोड़ा सा और जनरल मीनिंग आपको बताऊं कि बेसिकली ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि, समझिएगा ध्यान से, मान लो एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये एक पॉइंट है x इक्वल्स टू a एंड दिस वन इज x इक्वल्स टू b। आपसे कहा जाए कि एफ एक्स जो है वह एक्स एक्सिस के साथ a और b के बीच में जो एरिया बताता है इसकी वैल्यू बताइए। तो आप इसकी वैल्यू बताते हो कि बेसिकली जो एरिया होता है ये वाला पोर्शन होता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो फिगर दिया गया है, अगर ये स्क्वायर होता तो एरिया निकालना सिंपल था, अगर ये रेक्टेंगल होता तो भी सिंपल था, लेकिन यहाँ पे कोई शेप नहीं दिख रहा है कि आप इसका एरिया बता सको। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिमिट का यूज़ करते हैं, या बेसिकली यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो आता कैसे है, एफ एक्स टी एक्स जो होता है वो एरिया जो वैल्यू बताती है, वो देखो होता कैसे है, ये बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये पूरा एरिया निकालना है। पहले तो ये देखो, अगर हम इस पूरे को कुछ ऐसे समझें, अगर यहाँ से मान लो एक लाइन बने पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाया, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे का जो एरिया, अगर ये वाला एरिया हम निकालें तो इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये लेंथ आपको पता है यहाँ से यहाँ तक इस बी माइनस से, और ये लेंथ भी आपको पता है, ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह हम करेंगे तो y कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो ये हो गया l, ये हो गया b, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये देखो पूरा एरिया नहीं मिला है, अभी इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये रह गया है, इस वाले पोर्शन का एरिया आपको नहीं पता है। अच्छा, अगर हम यही यहाँ पे ना आके यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे अगर हम निकालें तो ये देखो एरिया पहले से ज़्यादा हो जाएगा। और आपको याद होगा, ये मैंने एस्टिमेशन में शायद बताया हुआ था आप लोग को, रेक्टेंगल मेथड, कि इसकी जो वैल्यू होती है वो इससे हमेशा ज़्यादा होगी मिनिमम वैल्यू से, और मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा कम होती है, इन बिटवीन लाई करेगा। तो यहाँ देखो, इसको अब सॉल्व करने का कंसेप्ट, अब इसको अगर करना है तो हम कैसे करें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यह जो पूरे का पूरा एरिया कवर हो रहा है, अगर इसको हम ये ए हो गया, ये बी हो गया, फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर इसको हम n अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें, ऐसे देखो ध्यान से, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक h है, ऐसे ही फिर से ये h मान लिए, h मान लिए इक्वल है। अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक n पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो ये जो पूरा एरिया होगा, ये जो पूरा लेंथ होगा, यह किसके इक्वल होगा। ये देखो ध्यान से यहाँ तक b है, और ये वाला पोर्शन a है। तो अगर मैं इसकी बात करूँगा, सो दिस विल बी b माइनस ए, और ये जो b माइनस ए होगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये h हो गया, ये h हो गया, ये h हो गया। तो अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूँ तो h प्लस एच प्लस एच 3h होगा। एक अगर मैं और आगे चला जाऊँ तो 4h, और आगे जाएँ तो 5h, ऐसे यहाँ पे n कैंसिल, तो किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू एच के। तो यहाँ से एक रिलेशन आपको मिल गया कि b माइनस से जो होता है इज इक्वल्स टू n इंटू एच होता है। n ध्यान रखिएगा, अलग अलग पोर्शंस यहाँ पे है, और h हर एक पोर्शन का जो विड्थ है, इसको मैंने h बोला हुआ है।
अब देखो ध्यान से इस फिगर को फिर से थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे मान लो पहले वाले ही पोर्शन की हम बात करें, जो पहला वाला आपने पोर्शन यहाँ बनाया हुआ है, तो पहला पोर्शन देखो ध्यान से ये वाला है, ये इतना। अब इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से ये रेक्टेंगल तो नहीं है, नीचे से अगर आप चलो तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख रहा है, लेकिन ऊपर देखो ध्यान से रेक्टेंगल नहीं है। या तो रेक्टेंगल यहाँ तक आएगा, जो कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है रह जा रहा है, और अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे तो यहाँ पे एरिया थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम h को लगभग 0 ले लें, ये पहली लाइन थी, ये h यहाँ पे जो है अगर लगभग हम 0 ले लें तो ये देखो ध्यान से कुछ ऐसे बनेगा। तो उस केस में ये इससे भी काफ़ी कम होगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, लगभग 0 होगा। तो उस केस में ये दोनों लाइन लगभग सेम हो जाएंगी, और जब दोनों लाइन सेम हो जाएंगे तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि यह जो वैल्यू होगा ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आगे हम चलें तो यहाँ पे देखो हम बोल सकते हैं कि अगर h की वैल्यू लगभग 0 है तो ये लाइन भी बिल्कुल यहाँ पे आएगा, तो यह भी एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ये भी रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अगर हम हर एक रेक्टेंगल को का एरिया निकालें और एरिया निकाल के प्लस कर दें तो ये हम बोल सकते हैं कि उस केस में जो एरिया का सम आएगा दैट इज इक्वल्स टू एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व विद द x एक्सिस बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। a और b के बीच में fx जो होगा वह x एक्सिस के साथ जो एरिया बनाएगा वह एरिया होगा इन सारे रेक्टेंगल्स के सम के एरिया के सम के इक्वल। तो जो मैंने बोला प्रैक्टिकली देखिए होगा कैसे, थियोरेटिकली तो चलिए ठीक, जो मैंने बताया समझ में आया होगा, होप सो। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखो एक रिलेशन आपको पता चल चुका है कि b माइनस ए जो होता है यह NH के इक्वल होता है, b माइनस ए इक्वल्स टू NH, ये आपको पता चल चुका है। अब आगे फिर से देखो, अब यहाँ से देखो काम की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार एक ही फिगर बना रहा है। fx हो गया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि A से B fx dx की वैल्यू बतानी है। मतलब ध्यान रखिएगा कि fx जो है वह x एक्सिस के साथ x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b के बीच में जो एरिया बना रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो जो भी समझाया था इसी को फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये मान लेते हैं ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक h है। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू a है, तो अगर मैं आपसे ये वाला पॉइंट पूछूं कितना होगा तो y इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे fx है, x की वैल्यू चूँकि यहाँ पे a लिखा गया है तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू f ऑफ, जहाँ पे x है यहाँ पे a हो जाएगा। तो ये आपको लेंथ पता चल गया y इक्वल्स टू f ऑफ a है। अब अगर ये जो लाइन दिख रहा है आपको, अगर ये बिल्कुल इसके पास में आ जाए, ये लाइन बिल्कुल अगर इसके पास में आ जाए तो देखो ध्यान से जो फिगर होगा ये कुछ ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। और इस केस में अभी मैंने आपसे कहा था कि एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। तो अगर ये रेक्टेंगल हो गया तो इसका एरिया निकालना सिंपल है। एरिया क्या होता है, x इंटू वाई होता है। तो ये तो लेंथ, ये पूरा जो है इसी को मैंने यहाँ समझाया हुआ, तो ये तो लेंथ पूरे का पूरा h है, और हाइट उस केस में कितना हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, h विड्थ इंटू हाइट f ऑफ a। ये पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया हो गया। आगे होगा समझ, ये h हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये fa हो गया, तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, h इंटू fa। ये ध्यान रखिएगा, h यहाँ पे जो दिखा रहा है, यहाँ दिखाया जा रहा है केवल आपको समझाने के लिए। h की वैल्यू लगभग 0 है, मतलब ये जो लाइन है बिल्कुल यहाँ a के पास में होगा। अच्छा, और आगे चल, क्योंकि ये लेंथ आपका पता है, यहाँ से यहाँ तक आपने इसको h बोला हुआ है, तो अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये a था, ये h हो गया, तो ये हो गया a प्लस h। ये पॉइंट आपका a प्लस h हो गया। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा मैं अगर रेक्टेंगल लूँ, ये फिर से यहाँ से यहाँ तक h है, तो अब यहाँ पे ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि इसका एरिया फिर क्या होगा, इसके बारे में तो सोचना नहीं है, h है, हाइट आपकी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे y जो होगा वो ये वाला लेंथ हो जाएगा, कितना, यहाँ पे देखो x की जगह a प्लस h है, तो
तो यहाँ पे जो x दिख रहा है, x की जगह अगर हम a प्लस एच कर देंगे तो उस केस में देखिए ध्यान से, यह जो लेंथ होगा ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच, जो हाइट होगा एफ एक्स, एक्स की जगह a प्लस एच कर दिए। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा सेकेंड वाले का, फिर से x इंटू वाई, तो x की जगह तो h है तो ये हो गया h, और y की जगह कितना है एफ ए प्लस एच, तो इसका एरिया हो जाएगा h इंटू एफ ए प्लस एच, ये हो गया x, ये हो गया y। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इस पूरे का एरिया बताओ यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे? पहला वाला एरिया आपको पता है, सेकंड का एरिया आपको पता है, अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो ये पूरे का एरिया मिल जाएगा। एक और देखते हैं, मान लो ऐसे अगर ये आपसे पूछा जाए, ये तीसरा पोर्शन अगर हम मान लें, तीसरा रेक्टेंगल नहीं है, तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? फिर यहाँ पे ये h हो गया। अच्छा, अब देखो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये आपका h है यहाँ से यहाँ तक, तो a प्लस एच ये था, a प्लस एच में h को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई a प्लस 2h। y कितना होगा, ये लेंथ, यहाँ पे x की जगह a प्लस 2h कर देंगे तो ये हो गया f ऑफ a प्लस 2h, ये y हो गया और ये x की जगह h हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा x इंटू वाई, x की जगह h और y की जगह f a प्लस 2h। इसको अगर हम इसमें प्लस कर दें तो ये तीसरा वाला भी एरिया यहाँ से यहाँ तक मिल गया। ऐसे देखो सारा एरिया निकाल के अगर हम प्लस करते चले जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे का एरिया मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं पहले की ही बात करूँ तो पहला आपने यहाँ लिखा हुआ है एच इंटू एफ ए, एच ये हो गया, एफ ए ये हो गया। ये रेक्टेंगल तो है नहीं, यह रेक्टेंगुलर शेप में चेंज हो सकता है अगर यह लाइन बिल्कुल इसके पास में आ जाए। तो बिल्कुल पास में आ जाए कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये बिल्कुल इसके पास में आ जाए इसका मतलब ये हुआ कि h की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यह जो वैल्यू आएगी ये हम बोल सकते हैं कि अब यह लगभग इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, कहाँ तक याद है ये भी ध्यान से आप देख लीजिए। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। जब हम सेकेंड टर्म की बात किए हैं तो यहाँ पे h का कोफिशिएंट 2 से कम आ रहा है। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो h का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 से कम आ रहा है। तो आपने यहाँ पे n पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, तो अगर हम लास्ट वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे n का कोफिशिएंट, h का कोफिशिएंट n से 1 कम आएगा। फिर से फर्स्ट टर्म में h का कोफिशिएंट 1 से 1 कम आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f a प्लस 1 माइनस 1 इंटू एच, 0 हो जाएगा, f वापस आ जाएगा। तो हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं h का कोफिशिएंट उससे कम आ रहा है। फर्स्ट टर्म की बात करें तो 1 से कम आया, सेकेंड टर्म की बात किए तो यहाँ पे 2 से कम आया, थर्ड टर्म की बात किए 3 से कम आया। तो अगर हम nth टर्म की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, h f ऑफ a प्लस n से 1 कम हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एच। तो बेसिकली इसी का सम जो होगा वह इसके इक्वल हो जाएगा। यानी ये ध्यान रखिएगा कि a से b fx dx अगर दिया गया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। h देखो हर जगह है, h हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये h को हम कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये ध्यान रखिएगा। where n इंटू एच इक्वल्स टू b माइनस ए, बताए थे अभी आपको। h को जब आप 0 करोगे, लगभग h की वैल्यू जब 0 होगी तो n कितना होगा, b माइनस ए। देखो यहाँ से n की वैल्यू अगर हम निकालें तो b माइनस ए अपॉन में h हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिएगा कि when h टेंड्स टू 0, जब h की वैल्यू लगभग 0 होगी तो n क्या होगा, समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी। तो इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं when h टेंड्स टू 0 then n टेंड्स टू
इनफाइनाइट। ये वैल्यू ध्यान रखिएगा। इस वजह से देखिए क्वेश्चन करते हैं, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एरिया निकालने के लिए या समेशन निकालने के लिए, या इसी को बोलते हैं, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, लिमिट का यूज़ किया और यहाँ पे सम आप कर रहे हो, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लिमिट एज अ सम। किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने का बेसिक तरीका जो होता है वो ये होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो x दिया गया है, आपसे ये कहा जाए कि 0 से 1 के बीच में x को आप इंटीग्रेट करो तो आपका आंसर हो जाता है x²/2, वैल्यू रख देते हो 1 और 0, हाफ आ जाता है। तो एक्चुअली आता कैसे, वैसे ही है जैसे आपने डिफ्रेंसिएशन में सीखा था कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, कैसे आता है, तो आपने वहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, राइट हैंड निकाला, fx + h - fx/h करके। सेम चीज़ यहाँ पे है, x का x²/2 होता है, कैसे होता है वो आप यहाँ से सीखते हैं। तो एक दो एग्जांपल आपको बता रहे हैं, देखो समझ में आ जाएगा। बस ये एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। मतलब सिंपल सा एक क्वेश्चन पहले लेते हैं। मान लो दिया गया है 0 से 1 x, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अच्छा, इसका आंसर देखो, ये जो क्वेश्चन आता है जनरली आपके स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक 6 मार्क्स का पूछा जाता था। तो पेपर आपका 100 मार्क्स का होता था, तो ये पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, तो होप्स हो कि एक आध नंबर शायद कम हो जाए। देखो यहाँ पे x है, अगर सिंपल इसको सॉल्व करना हो तो ये एक नंबर का भी क्वेश्चन नहीं है। x का हो जाएगा x²/2, 0 से 1 ये हो गया हाफ -0, यानी आपको आंसर पता है हाफ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको यही क्वेश्चन देगा कि इसकी वैल्यू बताइए लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है ये fx होता है, fx = x, लोअर लिमिट क्या होता है, a होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई। अपर लिमिट b होता है, कुछ फार्मूले आप लोग को आते होंगे, जैसे सिग्मा n, ये होता है n × n+1/2, सिग्मा n² n+1 +1/6, सिग्मा n³ ये होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी सिग्मा n का होल स्क्वायर। इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, tan x/x की वैल्यू 1 होती है। चीज़ें काफ़ी डिटेल्स में बताई गई हैं, 1 होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा होता है। तो आई होप कि आप लोग को आता होगा। 0 e⁻x−1/x की वैल्यू 1 होती है, log x 1 + x/x। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनका यहाँ पे यूज होता है। तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ध्यान से देखो, जिसको सॉल्व करना होता है वो हमेशा fx होता है। तो fx की वैल्यू यहाँ पे x हो गई, लोअर लिमिट a होता है, अपर लिमिट q होता है, ये b होता है। बेसिक फार्मूले आते होंगे आप लोग को। तो यहाँ पे अगर हम b - a की बात करें, NH क्या बताया गया था, d - a होता है। तो देखिए ध्यान से, NH की वैल्यू निकालेंगे 1 - 0, ये 1 हो गया। ये चीज़ आपको पता है, यहाँ से NH = 1, ये इतनी चीज़ें पता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। फार्मूला देखो आपको क्या बताया गया था, फार्मूला केवल इतना आपको बताया गया था कि a से b fx dx अगर है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे h हो जाएगा, ये हो जाएगा fa + h + fa + n-1 × h। बस इतना ही फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। h के बारे में कुछ नहीं सोचना है, h के फॉर्म में लिखना है, fa + h, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले fa की बात करते हैं। क्वेश्चन में fx क्या गिवन है,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, तो एक्स की जगह अगर हम ए कर दें तो एफ ऑफ ए मिल जाएगा। कितना? एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी गई है? ए होता है लोअर लिमिट, 0 है, तो आप यहाँ एफ ए ना लिख के सीधे एफ ऑफ 0 भी लिख सकते थे, क्योंकि ए की वैल्यू आपको पता है 0 है। तो यहाँ देखो ध्यान से, जो फंक्शन है वही आ रहा है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसके बाद सेकेंड टर्म है एफ ऑफ ए प्लस एच, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए की जगह 0 प्लस एच, यानी ये कितना हो गया? एफ ऑफ एच, 0 को एच में प्लस करेंगे एफ एच आएगा। तो जैसे एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, वैसे एफ एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच आ जाएगी। एफ ऑफ ए प्लस 2h, ए की जगह 0, तो ये हो गया 0 प्लस 2h, ये आ जाएगा 2h। तो सारी वैल्यू देखिए आपको पता है, लास्ट वाला टर्म भी लिख लेते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, फिर से ये 0 है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू एच। जो यहाँ पे x है वही यहाँ बाहर आ जा रहा है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ जाएगी, n माइनस 1 इंटू एच। अब ये सारी वैल्यू उठा के एफ ए प्लस एच यहाँ पे रख देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, वैल्यू हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं। एफ ऑफ ए फर्स्ट टर्म आपका 0 आ रहा है, तो ये मैं यहाँ से रफ करता हूँ, ये देखिए हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो 0 आ गया था। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू h है, इसके बाद 2h है, लास्ट में आ जाएगा n माइनस 1 इंटू h। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल और केवल इसी को सॉल्व कर दोगे आप, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका हो गया 0 से 1 x dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h है, लिख देते हैं। इस पूरे में से देखो h कॉमन हो जाएगा, h हर जगह है, h मैंने कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक n माइनस 1। ये देखो सिग्मा n माइनस 1 का फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा n का फॉर्मूला भी लिखा गया था, तो यहाँ पे n तक न जाके n माइनस 1 टर्म्स तक जाना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा n माइनस 1, n इंटू n प्लस 1 होता है, तो n माइनस 1 n की जगह, और इसमें जब प्लस 1 करेंगे तो n हो गया, अपॉन में इंटू h हो जाएगा, ये वाला h। अब देखो यहाँ ध्यान से NH की वैल्यू आपको पता है 1, यहाँ पे NH हो गया, NH की जगह 1 हो जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 NH माइनस h अपॉन में 2 हो गया, और यहाँ पे NH है, इसको लिख लेते हैं। अब NH की जगह 1 हो जाएगा, और h की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, सो 1 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 1, ये आ गया हाफ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और इसी फॉर्म, एफ एक्स में वैल्यू आपको रखने आना चाहिए, एफ एक्स प्लस एच, ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए निकालने। और दूसरी चीज़ ये है कि लिमिट का बेसिक आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन 0 से 1 ही, 0 से 1 ही ले लेते हैं, a टू द पावर x dx। तो देखो ये भी सिंपल है, e पावर x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर x आ जाएगा, 0 से 1 वैल्यू रख देंगे तो ये हो गया e पावर 1 माइनस e पावर 0 यानी e माइनस 1। तो आंसर तो आपको पता है कि ये लाना है, लेकिन अब सॉल्व करने का तरीका भी देखते हैं। यहाँ पर देखो कुछ ये पहली चीज़ तो एफ एक्स की वैल्यू है e पावर x, a की वैल्यू यहाँ पे फिर से 0 है, b की वैल्यू 1 दी गई है, तो NH कितना हो जाएगा
b माइनस ए यानी 1 माइनस 0 यानी 1। ये चीज़ आपको पता है। एफ एक्स ई पावर एक्स एन एच की वैल्यू है 1। जब इतना हो गया तो अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन पे, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं, लेकिन हाँ बार बार फार्मूला लिखने का तुक नहीं है, आप लोग को याद होना चाहिए। फॉर्मूला देखिए केवल ये है ए से बी एफ एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू एच टेंस टू 0। सबसे पहले आता है एफ ऑफ ए, इसके बाद यहाँ पे एच प्लस करते जाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये वैल्यू हो गई। अब देखो एफ ए, ये वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल के रखता हूँ। एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 0, एफ ऑफ 0 पूछा जा रहा है। देखो एफ एक्स क्या है, ई पावर एक्स है, तो यहाँ पे एक्स की जगह अगर हम 0 कर देंगे तो एफ ऑफ 0 मिल जाएगा। कितना है, ई पावर 0 यानी 1। इसके बाद सेकेंड टर्म है एफ ए प्लस एच, ये हो जाएगा एफ ए की वैल्यू फिर से 0, तो 0 प्लस एच, एफ ऑफ एच हो जाएगा, ये हो गया ई पावर एच। ए प्लस 2h निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा एफ ऑफ, ये 0 करेंगे तो ये हो गया 2h, यानी जो भी यहाँ वैल्यू है ये ई के पावर पे चला जाता है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2h। ऐसे ही अगर हम एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की बात करें इस वाले टर्म की, तो यहाँ पे ए की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा, तो ये हो गया एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू एच, ये हो जाएगा ई टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एच। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, जब रख देंगे तो आपको देखिए आंसर मिल जाएगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू देखो यहाँ 1 है, इस लाइन को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये 1 आया था। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है ई पावर एच प्लस ई पावर 2h, ई पावर लास्ट में है एन माइनस 1 इंटू एच। ये पूरी वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू अब आप निकाल गए हो। देखो ये वैल्यू आप यहाँ पर निकालने जा रहे हो, 0 से 1 ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स। क्वेश्चन बस इतना ही है, एफ ए प्लस एच, ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए निकालने, और उसके बाद बेसिक होता है क्या, लिमिट। अब ये देखो ध्यान से, ये एक जीपी है 0 से लेके n माइनस 1 तक, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है, तो जीपी के n टर्म्स तक का सम आपको पता है, ये हो जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ पे h को लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a r कॉमन रेशियो, बाद वाले में पहले वाले से डिवाइड करेंगे, तो e पावर h पावर n a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इतना आ गया। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 ई पावर एन एच माइनस 1 अपॉन में ई पावर h माइनस 1, और यहाँ पे h था, h को लिख लेते हैं, एन एच की वैल्यू आपको पता है 1 है। अच्छा, इस h को देखो अगर हम नीचे लेके आ जाएं तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 ई टू द पावर एन एच माइनस 1 अपॉन में ई पावर h माइनस 1, और ये जो h है ये अपॉन में भेज दीजिए, आपस से ऊपर जा सकता है। अब जैसे ही आपने किया तो यहाँ पे देखो, ये आपको पता है कि लिमिट h टेंस टू 0 ई पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, एन एच की वैल्यू आपको पता है 1, सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं, ई टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन में 1, यानी आ गया ये माइनस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, कुछ इसमें ऐसा था नहीं जो समझ में आई थिंक ना आया हो आप। एक आखिरी क्वेश्चन भी बता देते हैं। अभी तक देखो तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था लोअर लिमिट सब में 0 था, इसको चेंज कर देते हैं, लेकिन हाँ कंसेप्ट आपका यही है। अगर ये आपको आ रहा है तो फिर बाकी कुछ नहीं बचता है क्वेश्चन में।
देखिए मान लो ये लिखा गया है एक्स स्क्वायर dx, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है। अलग अलग क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो सकता है। तो आप या तो सबको एफ एक्स मान लो, या तो यहाँ पे इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, आप करके सॉल्व कर सकते हैं। करिएगा ना है तो पूछिएगा, जो मैंने लिखा था वही वापस लिख देते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ये दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, एफ एक्स इसको सॉल्व करना होता है, एक्स स्क्वायर है, इसके बाद लोअर लिमिट यहाँ पे ए की वैल्यू 1 दी गई है, बी की वैल्यू यहाँ पे देखो, अभी तक आपने ये सॉल्व किया था दोनों में, लोअर लिमिट कहाँ पे 0 था। कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ध्यान रखिएगा लोअर लिमिट क्या होता है, ए होता है, अपर लिमिट बी होता है, और दोनों का जो डिफरेंस होता है ये होता है NH। तो यहाँ से NH की वैल्यू आपको पता है 1। ये इतनी चीज़ आपको पता है, और फार्मूला भी आपको पता है कि A से B fx dx जो होता है वो इतना होता है। यही फार्मूला हमेशा एप्लीकेबल होगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालें, एफ ए की मान लीजिए वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे नंबर दिया गया है, जो यहाँ पे वेरिएबल है, फंक्शन क्या है, उस वेरिएबल का स्क्वायर है। तो यहाँ पे x की जगह अगर हम 1 कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर हो गया, यानी 1 आ गया। सेकेंड टर्म है एफ ऑफ ए प्लस एच। अब यहाँ पे a की वैल्यू ध्यान रखिएगा 1 है, 0 नहीं है, तो जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच। क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे आप दे रहे हो इनपुट उसका स्क्वायर है, तो 1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस 2h की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस 2h, ये हो गया 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम लास्ट तक जाएं तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, यहाँ लिखते रहें एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर रख दीजिए फॉर्मूले में, और रखने के बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए की वैल्यू है 1 का स्क्वायर एफ ए प्लस एच, ये है 1 प्लस एच का स्क्वायर, इसके बाद 1 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अब। देखिए समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं 1, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से यहाँ पे 1 प्लस 4h प्लस 4h स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 टाइम्स एन माइनस 1 इंटू एच प्लस एन माइनस 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर, समझ आ रहा होगा। अब ये देखिए हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म। हर टर्म में देखो 1 आ रहा है, 1 यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में। कितने टर्म से यहाँ तक n है, तो 1 को अगर हम n बार प्लस करेंगे, 1 को अगर आप 4 टाइम्स प्लस करोगे 4 आएगा, अगर हम n टाइम्स प्लस करेंगे तो n आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, ये सारे टर्म्स हो गए। अब देखो ध्यान से, मैं सेकेंड टर्म पे आ रहा हूँ। देखो फर्स्ट टर्म में h नहीं है, एच स्क्वायर भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि 1 अगर n बार आएगा तो h की वैल्यू n से 1 कम आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में h नहीं है।
एच स्क्वायर जो है वह एन से एक कम बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर भी नहीं, इसका मतलब एच जो होगा एन माइनस वन टर्म्स तक आएगा, एच स्क्वायर जो होगा वह भी एन माइनस वन टर्म्स तक ही आएगा। अब देखो सेकेंड टर्म में यहाँ पे 2h है, यहाँ पे भी 2h है, यहाँ पे भी 2h है, तो अगर हम 2h कॉमन ले लें सब में से, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे n माइनस वन तक। ऐसे ही लास्ट वाले टर्म में देखो, अगर हम एच स्क्वायर कॉमन ले लें इसमें से सब में से, तो एच स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो गया यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर लिख दी, यहाँ 4 बचा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ऐसे 3 का स्क्वायर, लास्ट में आ जाएगा n माइनस वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा था, अलग था बोल सकते हो। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। एच ये एन हो गया प्लस यहाँ पे 2h, 1 से लेके n माइनस वन तक का सम, सिग्मा n माइनस वन हो जाएगा कितना, n माइनस वन इंटू n बाई 2 हो गया, प्लस में एच स्क्वायर है, यहाँ पे सिग्मा n माइनस वन का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है ध्यान रखिएगा, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6, तो यहाँ जहाँ n है वहाँ पे n माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन, n माइनस वन प्लस वन, n हो गया, और यहाँ पे जब n माइनस वन करेंगे तो 2n माइनस टू और प्लस वन, ये हो जाएगा 2n माइनस वन अपॉन में 6। इसी को सॉल्व कर देना है। देखिए लिमिट को एक साथ ही लिखिएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे h को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा NH, और NH की वैल्यू आपको पता है 1, आप एक साथ लिखना है इसको। और यहाँ पे देखो इस h को अगर इस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आएगा NH, NH की वैल्यू 1, तो यहाँ पे इससे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या h और n माइनस वन, समझ में आ रहा होगा। NH यहाँ पे आया, NH की जगह 1 कर दी, इस h को इस n के साथ NH फिर से 1 हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे h बचा, n माइनस वन बचा, और ये इससे कैंसिल हो चुका है। अगर इस h को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो NH यहाँ पे भी देखो आ रहा है, फिर से 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इसके साथ चला गया, बचा क्या h स्क्वायर n माइनस वन, और यहाँ पे 2n माइनस वन अपॉन 6। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर आ जाएगा। h टेंस टू 0, 1 प्लस यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो NH माइनस एच हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ से n कॉमन ले लें, एच स्क्वायर को देखो h इंटू एच लिखते हैं समझाने के लिए केवल, अगर हम यहाँ से n कॉमन ले लें तो ये होगा 1 माइनस वन बाई एन। अगर हम यहाँ से भी n कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 माइनस वन बाई एन, और अपॉन में 6, ये NH हो गया देखिए 1, और इस h को इसके साथ लिख लेते हैं NH, ये भी 1 हो गया। h टेंस टू 0 पे n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ से देखो NH क्या होता है b माइनस ए, यहाँ से n की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन h हो जाएगा, h की वैल्यू 0 होगी तो n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, शुरू में बताए भी थे। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये 0 हो जाएगा उस केस में, और ये भी 0 हो जाएगा, तो NH की जगह आप 1 रखो, बाकी 1 बाई एन की जगह 0 कर दो, तो आपका आंसर मिल जाएगा 1 प्लस NH, 1 H की जगह 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे NH की जगह 1 हो जाएगा, ये NH की जगह 1 हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन 6।
ये देखो कितना हो गया 1 + 1 ये 2 हो गया और यहाँ पे प्लस कितना भाई 6 ये हो गया 2 भाई ये आंसर हो जाएगा। आप इसका आंसर चेक कर लो x² का हो जाएगा x³ 3 1 से 2 तक पूरा करने तो ये हो गया 8/3 - 1/3 और कहीं गलत आ गई 7/3 कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया है। अच्छा हम ये गलती देखो यहाँ पे ये 6 केवल इसके अपॉन में है पूरे के अपॉन में नहीं है तो ये एक्चुअली इतना है 1 + 1 में कितना हो जाएगा 2 और प्लस कितना 2/6 एक्चुअली क्वेश्चन ये था तो ये हो जाएगा 2 + 1/3 ये हो जाएगा 7/3 ये 6 पूरे के अपॉन में नहीं था पर इसके अपॉन में था तो आंसर आपका आ जाएगा 7/3। तो बेसिकली देखिए ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ सम। कर लीजिएगा एक क्वेश्चन आता है और इसी बेस अगर आप याद करो तो आपको मैंने बताया हुआ था जो क्वेश्चंस 1/n को dx से और सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं वो चीज़ आपको बताई जा चुकी है उसको आप देख लीजिएगा। बाकी आगे फिर देखते हैं। थैंक यू।